अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने YouTube चैनल एजुटेनमेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। होप यू आर ऑल फाइन एंड हैविंग अ साउंड हेल्थ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और फेमस पोइम पर लेक्चर देने लगा हूँ जिसका नाम लेयर है, जिसको मशहूर ज़माना पोइट W.H. डेविस ने लिखा है। तो जाहिर तो ये एक छोटी सी पोइम है, लेकिन इसमें पोइट ने बहुत ही कमाल का थीम डिस्कस किया है, जिसे हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स वेरी डीप थॉट, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि इट हाईलाइट्स द मेजर फ्लॉज इन सोसाइटी। अब वो क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि इस पोइम का थीम यूनिवर्सल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पोइट ने माशरे में पाए जाने वाली मादा परस्ती को हाईलाइट किया है। ये मादा परस्ती होती क्या है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में मटीरियलिज्म कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक थॉट, मटीरियलिस्टिक अप्रोच को कह सकते हैं, और ये हर ज़माने में हर दौर में नज़र आती है। पोइम शुरू करने से पहले मैं लेक्चर का कॉन्टेक्ट बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने लगे हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन होगा, पोइट के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइम के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद पोइम की एक्सप्लेनेशन, उसके मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसकी उर्दू में, इंग्लिश में सिनोनिम्स बता दिए जाएंगे, और उसके बाद बारी आएगी थीम की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी हैं जिसमें सिर्फ यहाँ तक ही एक्सप्लेनेशन है, इससे आगे थीम के आगे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आप सब के साथ और भी इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। अब वो क्या हैं? जैसे कि राइमिंग स्कीम होती है, मीटर होता है, पोएटिक डिवाइसेस होती हैं कि पोइट ने कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो लेक्चर आप तक पहुँच सके। साथ में मैं ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी हौसला अफजाई है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पोइट, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं, शॉर्ट में तो लिखा जाता है W.H. डेविस, लेकिन इनका पूरा नाम विलियम हेनरी डेविस है, जो 3 जुलाई 1871 को वेल्स में पैदा हुए, और ये अपने दौर के मशहूर पोइट्स और राइटर्स में से एक हैं, और इनका ताल्लुक बरतानिया से इंग्लिश पोइट के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये जॉर्जियन पोइट के नाम से मशहूर है। और मोस्ट ऑफ हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड लाइफ ऑन द रोड। इनकी जितनी भी पोइट्री है वो नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, और साथ में रोड लाइफ को एक्सप्लेन करती है, हाईलाइट करती है, प्रेजेंट करती है। अब ये रोड लाइफ होती क्या है? कॉमन लाइफ, एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक आम आदमी की मुश्किलात, जिसमें ग्रीफ आ जाता है, सॉरोज आ जाते हैं, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, स्ट्रगल आ जाती है, स्टार्विंग आ जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है इन्होंने जिक्र किया है। तो ये तो हो गया पोइट का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इनमें फेमस वर्क के बारे में। पहले बता दूं कि इनका फेमस वर्क कौन कौन से, फेमस पोएम, फेमस राइटअप क्या क्या है इनका। तो सबसे पहले है द लवर्स सॉन्ग बुक, दूसरे नंबर पे है माई गार्डन, उसके बाद सीक्रेट्स, द हाउस ऑफ मैजिक, ट्रू ट्रेवलर, अ वीक वुमेन। वैसे तो इनके बेतहाशा काम है, लेकिन यहाँ मैं सारे तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मैंने कोई 5-6 जो हैं वो आपके लिए जो फेमस हैं तो वो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं पोएम के बारे में। पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। पोएम शुरू करने से पहले आपका इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये पोएम किस बेस पे लिखी गई है और ये किन चीज़ों को हाईलाइट करती है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो पोएम है 14 लाइन्स हैं इसकी, और 14 लाइन्स, और हर 2-2 लाइन्स का कपलेट, मतलब एक कपलेट बनाया गया है, मतलब 7 कपलेट्स कह सकते हैं हम इसको, कि 14 लाइन्स को 7 कपलेट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और ये सोनेट होता है हमेशा, ये चीज़ आपको मालूम होगी कि 14 लाइन्स पे बेस करती जो पोएम होती है उसको सोनेट कहते हैं। और इसके बारे में अगर बताता चलूँ कि ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ईजी वर्डिंग है, और ये शॉर्ट पोएम है जिसको 1911 में पब्लिश किया गया।
इट कैरीज द थीम ऑफ रोबोटिक लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। बिल्कुल सही कि इसमें रोबोटिक लाइफ के बारे में, कि इंसान एक रोबोट की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है, उसकी अपनी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए रोबोटिक लाइफ, चले इसके थीम जब डिस्कस कर लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोबोटिक लाइफ क्यों यहाँ पर से मेंशन किया है। द सिंप्लिसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ अ पोएम गिव्स रीडर्स an idea that how simple things have deep effects on the life of a person। मतलब उसने बताया कि अगर ये कुदरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं, खूबसूरती जो है, अगर ये सादगी जो है, ये इंसान की ज़िंदगी में असल रंग भरती है। इसके बाद नेक्स्ट के जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ अ मास्टरपीस एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सॉन्ग ऑफ जॉय एंड अदर्स, कि ये पोएट का एक मास्टरपीस है और इसको सॉन्ग ऑफ जॉय एंड अदर्स एक पोएम्स की कलेक्शन थी जिसका टाइटल सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर्स है, उसमें पब्लिश किया गया था इसको। दिस पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स दैट हाउ पीपल मिस सिंपल एक्टिविटीज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड एंगेज इनटू रोबोटिक लाइफ। मतलब सिंपल एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पर सिंपल एक्टिविटी से मुराद है कि हम छोटी छोटी एक्टिविटी से अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमने नहीं करना, हमने अपने आप को मोल्ड कर दिया है एक रोबोटिक लाइफ की तरफ। द रोबोटिक एंड अ बिजी रूटीन हैज स्पॉइल्ड द पीस ऑफ मॉडर्न मैन। बिल्कुल सही कहा कि इंसान इस दुनिया में पीस चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो रोबोट बना हुआ है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को इतना बिजी कर लिया है कि वो पीस को तलाश करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द पोएट प्रेफर्स एनिमल्स हु एंजॉय नेचुरल ब्यूटी बट मॉडर्न मैन हैज नो टाइम टू लुक एट द नेचुरल ब्यूटी। इसमें पोएट ने जानवरों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को जो है मतलब फोके दे दी है कि किस तरह से वो नेचर के करीब रहकर नेचर को एंजॉय करते हैं। अभी आगे जिक्र करेंगे, स्क्वारल का जिक्र है, शीप्स का जिक्र है, काउस का जिक्र है, तो वो भी जो है इसी से रिलेट किया है कि उसमें बताया है कि वो नेचर के करीब है, इंसान नेचर के करीब नहीं है। इवन दो अगर हम ये कहें कि ये जो कुदरत है, खूबसूरती है, नेचर है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है, लेकिन इंसान नाशुक्री दिखाते हुए इन तमाम चीज़ों से दूर होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, writers and poets can play a very important role to highlight the merits and demerits in the society। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर कि राइटर्स और पोएट जो हैं उनको एक लाइसेंस मिल चुका होता है सोसाइटी की तरफ से कि वो सोसाइटी के तमाम अच्छे मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमारे सामने, अवाम के सामने रखें, और इसी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जो है सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करें, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ उसके जितने नुकसानात हैं वो भी बताएं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि राइटर्स और जो पोएट्स हैं वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और ये सोसाइटी के या नेचर के बिल्कुल करीब होते हैं, और करीब होकर ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसके बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में मार्केट में बुक के पोएम की फॉर्म में, प्ले की फॉर्म में, प्रोज की फॉर्म में पब्लिश करते हैं। W.H. Davis has tried to eliminate the sense of materialism from the society या from his society through the message in the form of poem named Layer। अब इसी तरह से W.H. डेविस ने भी इसी चीज़ का बेड़ा उठाया कि मैं सोसाइटी के जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको हाईलाइट करूँगा और सोसाइटी के सामने रखूँगा कि अगर आप इन चीज़ों पर चलते रहे तो आपके हाथ कुछ नहीं आना, यू विल गेट ओनली लॉस। तो ये पोएम भी विलियम W.H. डेविस का एक मैसेज है, एक कह लें कि हमारे लिए, एक सोसाइटी के लिए, ना सिर्फ सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए बल्कि थ्रू आउट, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल थीम है। यूनिवर्सल थीम होता है कि जो हर सोसाइटी में पाया जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन पोएम का। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम मैंने हर स्लाइड को 2 कपलेट्स में डिवाइड किया है, तो हम शुरू करते हैं इसका कपलेट नंबर 1 एंड कपलेट नंबर 2। What is this life? If full of care,
क्या जिंदगी है कि अगर हमें केयर ही करनी है, एहतियात करनी है, हर तरफ एहतियात करनी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है। स्टैंड एंड स्टेयर मतलब वो यहाँ पर हैरानगी से पूछ रहा है हमसे कि ये क्या जिंदगी है जिसमें आपकी केयर ही केयर है सिर्फ, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि स्टैंड और स्टेयर करें, कि रुकें, देखें हम ये कुदरत, ये जो नेचर है, ये अल्लाह ताला ने जो बनाई है हमारे लिए बनाई है, लेकिन क्या है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs, stare as long as sheep or cows। वही बात आ गई कि हम मतलब कह लें, हम शहरी ज़िंदगी की अगर हम एग्जांपल ले लें और देहाती ज़िंदगी की एग्जांपल ले लें, तो शहरी ज़िंदगी में क्या है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दरख्तों की छांव में बैठें, उसकी ठंडक एंजॉय करें गर्मियों में। लेकिन और इसी तरह से जिससे अब ये यहाँ पर उसने बताया है, और इसी तरह से नेचर को देखें, दरख्तों के नीचे बैठें और उस नेचर को एंजॉय करें जो नेचर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। अब हमसे जो सुपीरियर फिर शीप एंड काउज हुई कि जो आराम से तसल्ली से उन दरख्तों की छांव के नीचे बैठती हैं और अल्लाह की बनाई हुई उस कुदरत को बड़े करीब से और पूरी डीपली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में बता दें। पहले दो कपलेट्स में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो 3 ही हैं, जिसमें पहला है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है गेज या ग्लेयर, और इसको उर्दू में अगर एक्सप्लेन करें तो इसको मतलब होता है घूरना। बेनेथ का मतलब होता है अंडर, मतलब नीचे। बॉस कहते हैं ब्रांच को कह लो, लिम्ब को कह लो, जिसे उर्दू में कहते हैं ढाल। नेक्स्ट 2 कपलेट्स हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास। मतलब यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ। यहाँ पे बड़ी प्यारी बात की है पोएट ने, जो आजकल के दौर के मुताबिक भी बहुत फिट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर व तफरी के लिए जाते हैं, नाम के लिए हम यूज़ करते हैं सैर व तफरी, लेकिन क्या होता है कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, हम उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को, उस नेचर को एंजॉय करने की बजाय अपने मोबाइल पे वीडियोस बनाने लग जाते हैं। क्या फ़ायदा आप लोगों को वहाँ जाने का? अगर वीडियोस ही बनानी है या अगर आपने पिक्चर्स ही बनानी है तो इंटरनेट पे ढेर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी भी आप किसी भी एरिया, नॉर्दर्न एरिया को गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको उसकी ढेर सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो एक काम आप ज़रूर करें कि आप नेचर को एंजॉय करने जाएं, उसकी वीडियोस ना बनाएं, मोबाइल को आप जेब में रखें, तो फिर ही आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जब हम जंगलों में जाते हैं, पोएट के अकॉर्डिंग जब हम जंगलों में जाते हैं और हमें इतना भी हम टाइम नहीं होता हमारे पास कि वो मंजर देखें कि किस तरह से स्क्विरल जो है, गुलहरी जो है, वो दरख्तों से अखरोट को तोड़ती है और लाकर ज़मीन में दबा देती है। और रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर जो स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, इसके बिहाइंड भी बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि गुलहरी जो है ना, जब ज़मीन में नट्स को दबा देती है ना, तो वो भूल जाती है, अक्सर औकात भूल जाती है कि मैंने नट कहाँ दबाया। जिससे होता क्या है, वो नट एक बी का किरदार अदा करती है, बीन जिसे कहते हैं। बीन जो है वो बाद में पौधा बन जाता है, पौधा के बाद फिर वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर कितना प्यारा जो है पोएट ने जो है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसने बताया कि स्क्विरल जो है वो नेचर की ब्यूटी को इन्हांस करने में अहम किरदार अदा करती है। कि मतलब वो नट जो है वो एक दरख्त बन जाता है और दरख्त जो है वो एक खूबसूरती में इजाफा करता है कुदरत की। तो ये इसने बड़े डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है हमारा, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। ज़बरदस्त कमाल की लाइन है ये भी, कि यहाँ पर उसने मेटाफर यूज़ किया है। वो कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि दिन की रोशनी में किसी नदी के पास खड़े हों, और किस तरह से सूरज जब उस नदी के ऊपर पड़ता है और उस नदी का जो पानी है हवा की लहरों से जब
हवा की वजह से उस नदी के पानी में लहरें बनती हैं, तो वो लहरें चमकते हुए एक सोने की तरह चमकते हुए कह लें कि सूरज जिस तरह आसमान पे सितारे हैं, सितारों का झुरमुट है, गैलेक्सी है, उस तरह से एक मंजर क्रिएट करता है। तो वो भी हमारे पास टाइम नहीं है, वो भी देखने के लिए टाइम नहीं है कि किस तरह से एक तो रात को मंजर नज़र आता है ना, आपको रात का वेट करना पड़ता है, सितारे आसमान पे आएँ, गैलेक्सीज जो है वो शाइन करें फिर हमें नज़र आए। लेकिन दिन में भी जब सूरज जो है वो ज़मीन किसी नदी के पानी के ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो वो किस तरह से चमकता है। असल मकसद ये है कि उसने ये बताया कि उसको उस मंजर को एंजॉय किया जाए। अब यहाँ पर ब्रॉड डे लाइट से मैं एक परसेप्शन निकालता हूँ। वो परसेप्शन ये है कि आजकल के दौर में, पहले भी और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा, जितने भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये इनकी जो रूटीन होती है वो ड्यूटी से लेट नाइट आते हैं, अपने कारोबार से, अपने काम से लेट वापस आते हैं और सोते सोते उनको रात के 2-3 बज जाते हैं, ये मामूल है। और फिर क्या होता है, इनकी जो सुबह होती है वो 11-12-1 बज जाते हैं। तो अब ब्रॉड डे लाइट में मैं ये परसेप्शन निकाल रहा हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ताला रात को दिन में तब्दील करता है, कि सूरज का तलू होना और वो मंजर और वो किस तरह से मशरिकी साइड पर लाली का छा जाना नेचर की खूबसूरती में इजाफा करता है। लेकिन हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम उसको भी इंजॉय नहीं कर सकते, हम उसको भी नहीं देख सकते। तो ये एक मेरी अपनी परसेप्शन थी, तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अब इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके साथ जो मीनिंग्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। नट्स मैंने आपको बताया, जैसा कि ड्राई फ्रूट है, अखरोट का नाम है। और ब्रॉड डे लाइट नेचुरल लाइट को कहा गया है, दिन की रोशनी को। स्ट्रीम्स कहते हैं ब्रुक, स्मॉल रिवर, जिसे उर्दू में झील या नदी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है कपलेट नंबर 5 और 6, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू द पोएट या इसके अपेरेंट मीनिंग देखा जाए तो इसमें यहाँ पर एक डांसर के बारे में बताया है कि किस तरह से एक डांसर जो है वो डांस करती है, उसके फीट किस तरह से मूव करते हैं, कि हमारे पास वो भी टाइम नहीं है देखें। लेकिन अगर इसकी परसेप्शन निकाली जाए, इसके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके प्रेजेंट किए जाएं, तो मैं ब्यूटीज ग्लैंस को नेचर का नाम दूंगा। अब वो नेचर का नाम कैसे दूंगा? अब आपको पता है कि सर्दियाँ, विंटर भी हैं, समर भी है, ऑटम भी है, मतलब डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट वेदर है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, के किस तरह से कुदरत अपना रंग बदलती है, किस तरह से कुदरत जो है वो सर्दियों से गर्मियों में तब्दील होती है, किस तरह से खज़ां आती है, किस तरह से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो अब ये भी एक बड़ा अच्छा व्यू है। अगर जो इमेजिनेशन रखने वाले, जो इमेजिनेशन सेंस रखने वाले जो पर्सन हैं, उनके लिए वाकई बहुत अहम है कि किस तरह से सूरज जो सर्दियों से गर्मियों की तरफ, यानी कि स्प्रिंग की तरफ, बाहर की तरफ हम जब मूव करते हैं, वो उसकी खुशबू, उसकी सेंस और उसके जो नेचर है उसका एक अलग ही मज़ा है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। बिल्कुल ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर अपेरेंट मीनिंग है उसको बता देता हूँ कि नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच, कि उसका मुंह खुले, उसके मुंह से अल्फाज जारी हो, डेट स्माइल हर आइज बिगिन, कि इसकी जो उसकी आंखों से शुरू होती है, जो मुस्कुराहट उसकी आंखों से शुरू होती है, वो उसके अल्फाज के थ्रू प्रेजेंट हो। तो वही चीज़ है कि नेचर अपने अंदर बहुत कुछ समाई बैठी है और वो हम लोगों के सामने अपना मुंह खोलती है और हमें बताती है कि इस नेचर में ये खूबसूरती है। लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू पोएट, नो टाइम। इसके वर्ड्स और मीनिंग देख लेते हैं। ब्यूटीज ग्लैंस, खूबसूरती की झलक, टू लुक एट द नेचर। एनरिच का मतलब होता है इन्हांस करना, माला माल करना। इसका लास्ट कपलेट है, कपलेट नंबर 7 है, डिस्कस कर लेते हैं और ये रिपीट हुआ है। अ पुअर लाइफ इज इफ फुल ऑफ केयर, we have no time to stand and stare,
यहाँ पर पोएट का एंड होता है कि पोएट ने ये एक सॉरोफुल लाइन जो है वो हमारे लिए रख दी है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास कुदरत के लिए टाइम नहीं है। ये तो थी पोएम की एक्सप्लेनेशन विद डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। अब इसके आगे जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके थीम्स के बारे में। मीनिंग है इससे सबसे पहले पुअर लाइफ का एक ही है, बेचारी जिंदगी जिसे डेफिशिएंट कहते हैं, डेफिशिएंट लाइफ। तो थीम्स पे आते हैं। थीम में सबसे पहले बारी आती है, इट कैरीज अ डीप थीम अबाउट द रोबोटिक लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। अब रोबोटिक लाइफ में क्या कहा गया है, इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है, वो आपको बता देता हूँ। रोबोटिक लाइफ मतलब रोबोट एक प्रोग्रामिंग के तहत चलता है। उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग हम सेट कर लेते हैं, रोबोट ने उससे दाएं बाएं नहीं होना। मतलब इस रोबोट को चलाने वाला कोई और है, खुद अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंसान जो है वो भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, उसको चलाया जा रहा है। अब क्या है जी, मैन हैज बिकम द स्लेव ऑफ मटेरियलिस्टिक थॉट्स। अब किसका स्लेव बन गया है, किसका गुलाम बन गया है इंसान? मॉडर्न मैन किसका गुलाम बना है? मटेरियलिस्टिक थॉट का। मॉडर्न मैन हैज बिकम वेरी बिजी एंड ही हैज नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। जाहिर सी बात है, जब इंसान मादी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाएगा तो उन मादी ख्वाहिशात की फुलफिलमेंट के लिए वो अपनी ज़िंदगी को लगा देगा, पूरी ज़िंदगी वक्त कर देगा, लेकिन नेचर के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। मैन हैज़ बीन कैप्टिवेटेड इन द बॉन्डेज ऑफ यूजलेस एक्टिविटीज। मतलब अब वो ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका हुआ है कि जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न मैन हैज़ लॉस्ट हिज सोल इन कॉन्करिंग द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, यहाँ पर उसने बड़ी प्यारी जो है परसेप्शन है कि दुनिया को फतह करने के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद खो बैठा है। कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में क्यों आया है, वो दुनिया में क्या करना चाहता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए। इसी कश्मकश में वो अपनी सोल, अपनी इनर फीलिंग जो है वो उसको ख़त्म कर देता है। किस चीज़ के लिए? मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए। ये तो हो गया थीम। अब नेक्स्ट जो बहुत ही अहम पॉइंट है कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या इस्तेमाल की गई है। राइमिंग स्कीम क्या होती है डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात कर लूँ, ये पहली दो लाइन्स की, हर लाइन का जो आखिरी वर्ड होता है उसके साउंड को हमने देखना होता है। अगर उसका साउंड अगली लाइन के आखिरी वर्ड के साउंड के साथ मैच कर जाता है तो हम उसको नाम ले लेते हैं ए, क्योंकि पहला तो साउंड हमेशा हम ए से स्टार्ट करेंगे और अगला अगर सेम है तो हम उसको ए का नाम दे लेंगे। जैसे केयर एंड स्टेयर, दोनों का साउंड मैच कर रहा है। नेक्स्ट बॉस एंड कॉज, तो इसमें पहले ए यानी कि पहले वाला जो साउंड है उससे ये डिफरेंट है, तो मैंने इसका नाम दे लिया बी, और दोनों कॉज एंड बॉस दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे लिया बी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका राइमिंग स्कीम सेट पैटर्न जो है वो ए बी है। तो ये थी राइमिंग स्कीम। अब मीटर के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी इसका भी बहुत डेप्थ में लेक्चर है जो मैं तैयार कर रखा है, बस अपलोड करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द करूंगा जो आप तक पहुंच जाएगा। पोएट हैज यूज्ड आयम्बिक टेट्रामीटर, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद एन एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है? अब एग्जांपल ये है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अच्छा, आयम्बिक टेट्रामीटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब ये होता क्या है कि अब ये जो मैंने ग्रीन इसके हाईलाइट किए हैं ना, ये है हमारे सिलेबल्स। वी हैव ये 2 सिलेबल है, नो टाइम ये भी 2 सिलेबल है, टू स्टेयर ये भी 2 सिलेबल है, एंड स्टेयर टू स्टैंड एंड स्टेयर जो है ये भी 2 सिलेबल है। तो 2 सिलेबल मिलकर एक
आयम्बिक मीटर बनाता है। अब होता क्या है, दो सिलेबल में से पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा और अगला स्ट्रेस होगा। इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा, मतलब अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको इसकी एग्जाम्पल पढ़ के बोल दूं, अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं तो आपको पता चलेगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ जो है वो रिपीट करें, और उसके लिए अपने अपने हाथ को जो है आपकी जो शेयरग है उसके ऊपर रखें और आप खुद बताएं कि कौन से वर्ड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। वी हैव, देखें वी को अगर प्रोनाउंस किया है तो गले के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने हैव का वर्ड बोला है तो गले के अंदर से आवाज़ निकली है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि वी के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, हैव के ऊपर स्ट्रेस है। नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल इसी तरह से, नो टाइम। अब नो के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, टाइम के ऊपर स्ट्रेस है, तो बाकी इसी तरह से सिलसिला आगे चलेगा। तो इस तरह से ये चार जो है पेयर बन गए सिलेबल्स के, तो चार पेयर जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये आयम्बिक टेट्रामीटर है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत अहम नोट है कि इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री बिकॉज द पोइट हैज फॉलोड मीटर एंड राइमिंग स्कीम एज वेल। अब ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या होती हैं? फॉर्मल होती है, ब्लैंक होती है एंड फ्री वर्स होती है। ये क्या है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, ताकि क्योंकि हर काम के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, एक साथ उस काम सारा नहीं हो सकता। तो फॉर्मल वर्स पोइट्री, क्योंकि इन बता देता हूँ इन शॉर्ट, फॉर्मल वर्स पोइट्री क्या होती है कि जिसमें मीटर भी फॉलो हो और राइमिंग स्कीम भी फॉलो हो। अब ये कैसे? अब मैं कह दूँ कि एक लाइन का वर्ड है, फर्ज करें लेट्स सपोज मैं कह लूँ हैव, दूसरी लाइन का एंडिंग वर्ड है टाइम, तीसरी लाइन का एंडिंग वर्ड वी है, फोर्थ लाइन का एंडिंग वर्ड विद है। अब आप ये देखें, चारों का साउंड सेम नहीं आ रहा। जब चारों का साउंड सेम नहीं है तो हम ये कह देंगे कि इसकी राइमिंग स्कीम ABCD है, फॉलो नहीं हुई, प्रॉपर इसका वे नहीं है। और मीटर वही है कि अगर पोएम की पहली लाइन टेट्रामीटर पे बेस करती है तो बाकी की लाइंस भी उसी मीटर पे चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहली लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर पे है, दूसरी लाइन आयम्बिक ट्राईमीटर पे है, फिर टेट्रा और फिर आगे जाके पेंटामीटर पर। तो अगर वो चलेगा सिस्टम तो हम वो कह देंगे कि ये फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री नहीं है। तो समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा जो पॉइंट है पोएटिक डिवाइसेस का। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि काम बहुत है ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। इंशाल्लाह बस आप जब तक आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करवाता जाऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल पोएम के ऊपर लेक्चर अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाली पोएम हम समझना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर लें। इसी तरह से तकरीबन कह लें 8-10 पोएम्स जो हैं वो पाइपलाइन में मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कह रखा हुआ है, तो वो भी वक्तन 1 बाय 1 उसको डिस्कस करता जाऊंगा। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है आयरनी। आयरनी क्या होती है? आयरनी होती है, ये भी एक कह लें कि टॉन्ट है, लेकिन ये टॉन्ट जो होती है थोड़ा सा कॉमिक वे में, फनी अंदाज में होती है। सॉरी। अब आयरनी से के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर एक पर्सन पार्टी में लेट आता है और लोग उसको डायरेक्ट कहना शुरू करते हैं, यार ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुम पार्टी में हमेशा लेट आते हो, तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे। तो ये आयरनी नहीं है, ये स्टायर है। लेकिन अगर मैं उसको दूसरे अंदाज में, मज़ाहिया तंज़िया अंदाज में कहूँ मजाक के लिए कि आप कोई बात नहीं, अभी आप 1 घंटा ही लेट हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये तंज जो होता है फनी अंदाज में, इसको आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द लाइन। अब बीनेथ द बॉस, अब बी एंड बी, 2 बार बी आया है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ये एलिट्रेशन यूज हुई है। इसी तरह से अगर रेपिटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड हो जाए तो हम कहेंगे कि ये इसमें एजोनेंस इस्तेमाल हुआ है।
अब नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ नो टाइम टू एम्फेसाइज। अब टाइम के ऊपर पोएट ने टाइम के ऊपर एम्फेसाइज किया है, और टाइम ही बहुत कीमती चीज़ है। वक्त को अगर हम सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी की कामयाबी है, लेकिन अगर हम उसी तरह से टाइम को यूजलेस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेकार है। तो इसीलिए नो टाइम नो टाइम नो टाइम। अगर देखा जाए तो नो टाइम कि मतलब हम यूजलेस एक्टिविटी के लिए हम कह दें कि नो टाइम, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें ज़िंदगी के उस मकसद को अचीव करना है कि जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होती है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विद द यूज ऑफ एज अ लाइक। हाँ, सिमिली में मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर औक़ात लोग दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन को भी कह देते हैं कि ये सिमिली है। ऐसा नहीं है। सिमिली हमेशा टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल, अब स्टार्स को शीप्स एंड काउस से कंपेयर किया गया है, मतलब कि हम देखें, हम इसको देखें जिस तरह शीप्स एंड काउ, हम इंसान हैं, और यहाँ पर कंपेयर किससे किया गया है? जानवरों के साथ। तो इंसानों के साथ जो कंपैरिजन है वो सिमिली नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर में अभी पोएम की एक्सप्लेनेशन में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि मेटाफर, हाँ, लेकिन डेफिनेशन नहीं बताई, डेफिनेशन बता देता हूँ। मेटाफर जो है उसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। जिसका सिमिली में एज और लाइक इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल एज और लाइक का नहीं होगा। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। अब स्ट्रीम में स्टार कहाँ से आ गए? अब स्ट्रीम और स्टार्स का आपस में कंपैरिजन कर दिया। स्ट्रीम यहाँ पर किसको कंपेयर किया है? स्ट्रीम को कंपेयर किया है गैलेक्सी से, आसमान से, स्काई से, कि स्काई पर ही स्टार्स शाइन करते हैं। तो यहाँ पर उसने इन चीज़ को कंपेयर किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मेटाफर है। तो नाज़रीन, ये थी आज की पोएम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कुछ और सवाल डिस्कस करना चाहते हैं, डू आस्क मी, डोंट बी शाय। आप जब सवाल पूछते हैं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इस चीज़ की तसल्ली होती है कि आपको ये मेरी बताई हुई पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ आने लग गई है। लेकिन आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी हर बताई हुई चीज़ परफेक्ट है। कहीं ना कहीं हामी, कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। तो अगर आपको इसमें से भी अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट्स हैं ऐसे डिस्कस जो आप कहते हैं कि मैंने नहीं बताया और आपके माइंड में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे क्या होगा, आपके मेरे साथ साथ दूसरों का नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।